सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस साइड रूबी आहूजा एंड हम लोग जैसे कि आज भी डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्ड मार्केट के मूव के बारे में और देखेंगे कि आज गोल्ड का फ्लक्चुएशन कैसा है, उसकी न्यूज़ेस कैसी है, डेटा आने वाले हैं तो उसको एनालाइज करेंगे। सारी चीज़ें करेंगे बट उसके पहले एक बार डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है। इफ़ यस काइंडली प्रेस 1 ताकि हम लोग आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट कर सके और डिस्कस कर सके सारी की सारी चीज़ें। प्रेस 1 इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, माई स्क्रीन एंड माई वॉइस एज वेल। सारी चीजें करेंगे बट उसके पहले एक बार डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को मेरी आवाज। काइंडली प्रेस 1 इन द चैट बॉक्स ताकि हम लोग आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट कर सके। ओके ग्रेट, सो हम लोग आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग वनडे कैंडल का मूव देखेंगे। आज जो मूवमेंट रही है बहुत ही अनरियलाइजेबल थी क्योंकि बहुत ही अलग तरह से मूव हम लोग को देखने को मिला। आज की ओपनिंग 1729.07 के आसपास, हाई जो बनाते हुए अभी हाई बनाया 1742.66 का। ओके ग्रेट, इसके साथ ही हम लोग देख रहे हैं 1722.03 पे लो बनाते हुए फिलहाल 1742.1618 के लेवल्स पे मूव करते हुए दिख रहा है। लगातार दो रेड कैंडल्स के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है डेली बेसिस के कैंडल पे। अगर ये क्लोजिंग दिखाते हुए एक वीक कैंडल अगर बन जाती है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से गिरावट, पर अगर इस तरीके से बुलिश कैंडल देती है तो हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वापस से करेक्शन आती हुई दिखेगी या नहीं। लेकिन जहाँ तक पूरी उम्मीद है गाइस, करेक्शन तो देखने को मिलने ही वाली है क्योंकि इन्फ्लेशन, जीडीपी सब कुछ ग्रोथ पे है हम लोग के। और पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशन एक बार करेक्शन दिखाती हुई मिलेगी मार्केट 1680 1676 हमारे मार्केट के रडार पे आते हुए दिखेंगे जल्दी ही। फिलहाल 1741.7174 के लेवल्स पे 15 मिनट कैंडल को एक बार देख लेंगे। तो 15 मिनट कैंडल को हम लोग देख सकते हैं कि पूरे दिन आज हम लोग को गिरावट होती हुई दिखी है। ओपनिंग 1729 पे थी, दिन भर में मार्केट ने 1735 का हाई बनाया था सुबह सुबह। और जैसे यूरोपियन सेशन हम लोग का 1 बजे से स्टार्ट होने वाला था उसके पहले से ही 12 साढ़े 12 की बजे से ही लगभग मार्केट हम लोग के क्रैश होनी स्टार्ट हो चुकी थी और बार बार 29 के लेवल्स को टच करके 32 के लेवल्स बनाते हुए एक बार 29 का ब्रेकडाउन दिया और उसने मार्केट ने पूरी तरीके से 22 तक के लो बनाते हुए दिखाए। और उसके बाद वापस से हम लोग को एक डेटा आते हुए दिखा था, उस डेटा के बाद मार्केट ने इतना अपसाइड मूव दिया है। तो आ जाते हैं उस डेटा को देखने। सबसे पहले सो वी आर हियर विथ फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर डेटा हमारा। ओके हियर इट इज। शाम के 6 बजे के बाद हम लोग को मोमेंट अपसाइड देखने को मिली है काफ़ी अच्छी। वाई इट वॉज सो, क्योंकि उसके पहले 1730 तक लेवल्स थे और उसके बाद ही हम लोग को 1741 तक के लेवल्स देखने को मिले। क्यों देखने को मिले इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हमारी 30th सितंबर और थर्सडे की मार्केट शाम को 6 बजे फाइनल जीडीपी क्वार्टर टू क्वार्टर एंड इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये दोनों डेटास देखने को मिले थे। जीडीपी देखे तो बढ़ते हुए दिखी थी, 6.6% की उम्मीद है लेकिन 6.7% के डेटा देखने को मिले। 0.01% की तेजी के साथ जीडीपी हमारी ग्रोथ पे है, जैसे कि जेरोम पवेल ने भी कहा था कल हम लोग को स्पीच में। अगर आप लोग को ध्यान होगा तो कल शाम को हम लोग जो स्पीच देख रहे थे जेरोम पवेल की, फेड प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि इस बार जीडीपी जो है 3 to 4% तक इंक्रीज करती हुई दिख सकती है। यूएस की इकोनॉमी की हम लोग बात करें, ना कि इंडिया की जीडीपी की। हम लोग बात करें यूएस की जीडीपी की, तो यूएस की जीडीपी 3 to 4% से इंक्रीज करती हुई दिखने वाली है। तो इस तरीके से अभी हम लोग जीडीपी, फाइनल जीडीपी क्वार्टर टू क्वार्टर यानी कि लास्ट क्वार्टर से अभी तक की बात कर ले तो हम लोग को जुलाई से
देखने को मिला कि 6.6% की एक्सपेक्टेशन थी, प्रीवियस पे 6.6% और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट आते हुए दिखे, जिसकी वजह से गोल्ड को नीचे जाना चाहिए था, राइट। लेकिन इसके साथ ही हम लोग के पास एक और डेटा आया था जो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, प्रीवियस 351,000 एंड एक्सपेक्टेशन 338,000 की। देख सकते हैं करंट डेटा 362,000, दैट इज एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट डेटा आते हुए दिखा। और हम सब जानते हैं जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई दिखेगी, इकोनॉमी उतनी स्लो डाउन में जाएगी, राइट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, एंड अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गोल्ड के फ्लक्चुएशन के, जिसकी वजह से गोल्ड एक बार अपसाइड राइज करते हुए दिखा। इस टाइम पे हम लोग को ट्रेड नहीं लेनी थी, वाई सो, बिकॉज एक डेटा हमारा पॉजिटिव आया था गोल्ड के लिए, एक डेटा आया था हमारा नेगेटिव गोल्ड गोल्ड के लिए, राइट। तो ऐसे मोमेंट में हम लोग मार्केट को ट्रेड ना करें और उसके बजाय मार्केट का मोमेंट देखें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वी वर इन डिलेमा की प्राइजेस ऊपर जाते हुए दिखेंगे या नीचे आते हुए दिखेंगे। अभी हम लोग को दिख रहा है कि प्राइजेस ऊपर आते हुए दिखे, बट वी कुडंट प्रिडिक्ट कि 1741 के लेवल्स हम लोग को रेडार पे आते हुए दिखेंगे, क्योंकि उस टाइम तक मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे जा चुकी थी कि पूरी उम्मीद की जा रही थी 1700 के लेवल्स ब्रेक होते हुए दिखेंगे। वापस से मार्केट एक बार अपसाइड आती हुई दिखी है। इसके साथ ही 7:15 एक डेटा आने वाला है हमारा, इसीलिए हम लोग अभी ट्रेड नहीं ले रहे, हम लोग ट्रेड लेंगे 6 मिनट बाद न्यूज़ के टाइम पे। सो देख सकते हैं जो डेटा आने वाला है, शिकागो पीएमआई, source is ISM Chicago Incorporation, measurement is level of a diffusion index based on surveyed purchasing managers in the Chicago area, and usual impact actual greater than forecasting हमारी करेंसी के लिए स्ट्रांग होते हुए दिखेगा। प्रीवियस 66.8 के देखने को मिले एंड करंट हम लोग को 64.9 के देखने को मिल रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन 67 के आसपास की है, 67 68 के आसपास आते हुए दिखा तो हम लोग वहां से अपने गोल्ड को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अभी भी मेरी बिल्कुल भी मर्जी नहीं है कि हम लोग गोल्ड में बाय की पोजीशन पे बैठे। आई एम अगेन इन द जोन ऑफ बियरिश मोड, बुलिश मोड पे हम नहीं है। हमारी पूरी उम्मीद है कि गोल्ड एक बार क्रैश करते हुए दिखेगा। देख सकते हैं 1738.65 62 के लेवल्स पे मूव करते हुए फिलहाल हमारा गोल्ड पास आते हुए दिखा, तो हम लोग वहां से अपने गोल्ड को शॉर्ट करेंगे। सो गाइस वेट फॉर 5 मिनट्स, डेटा पब्लिश होने वाला है तब हम लोग कोई ट्रेड लेंगे, अभी हम लोग ट्रेड लेके फंसना नहीं चाह रहे। 1738.5152 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए थोड़ी सी करेक्शन दिखाते हुए, लेकिन हम लोग अभी भी कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करेंगे। हम लोग वेट करेंगे न्यूज़ के आने का, पब्लिश होने का डेटा के, उसके बाद ही अपनी कोई पोजीशन लेंगे। वापस से देख सकते हैं एक शॉर्ट क्रीम कैंडल बनती है 1739.7576 के लेवल्स बनाते हुए। सेवनटीन 39.3946 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए। देख सकते हैं एक शॉर्ट रेड कैंडल बनती है 1738.32। हम लोग पूरी तरीके से वेट कर रहे हैं डेटा के पब्लिश होने का, 3 मिनट बाद डेटा पब्लिश होते हुए दिखेगा और हम लोग एक अच्छा मूव लेंगे उस डेटा के साथ। दो मिनट का टाइम है।
1738.5056 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए हम लोग वेट कर रहे हैं 1 मिनट का, जब हम लोग के डेटा पब्लिश होते हुए दिखेंगे। हमारा पहला सेशन पूरी तरीके से मार्केट पे डिपेंड होता है। दूसरे सेशन के बाद हम लोग न्यूज और डेटा पे आते हैं अपने। अभी फिलहाल हम लोगों ने कोई भी पोजीशन कैरी नहीं की है। हम लोग पोजीशन तब कैरी करेंगे जो हम लोग को डेटा पब्लिश होते हुए दिखेंगे। सो इट्स 7:14 और हम लोग आ जाते हैं अपने न्यूज सेक्शन पर। एक बार इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। ओके, सो हमारे ये जो डेटा है, अगर एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट आता है तो हम लोग गोल्ड को शॉर्ट करते हुए चलेंगे और वाइज वर्सा मूव लेंगे मार्केट में। 1 मिनट का वेट कर रहे हैं हम लोग मार्केट में डेटा पब्लिश होने का। इट्स 7:14 और हम लोग वो वेट कर रहे हैं 7:15 होने का, ताकि हम लोग का ये डेटा पब्लिश होते हुए दिखे और हम लोग अपनी एक पोजीशन कैरी कर सके मार्केट में। रिफ्रेश करते रहेंगे। 7:15 हो चुके हैं और हम लोग रिफ्रेश करते हुए जा रहे हैं। जैसे ही डेटा हम लोग को दिखता है हम लोग अपनी पोजीशन कैरी करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो डेटा हम लोग का 64.7 आया है, यानी कि एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग आया है गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हुए। तो हम लोग यहाँ से अपनी पोजीशन को बाय बना के चलेंगे। हम लोगों ने अपनी पोजीशन बाय कर ली है। प्राइजेस थोड़े से करेक्ट होते हुए 1736.7174 के लेवल्स पे। पूरी उम्मीद है एक बार अपसाइड राइज की 1736.4132 के लेवल। ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डेटा में, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट करें थोड़े से अपसाइड मूवमेंट दिखाती हुई मार्केट एक बार अपसाइड होती हुई दिखेगी हमें। सेवनटीन 36.8572 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए थोड़े से करेक्शन के साथ। हमारा डेटा मार्केट के लिए पॉजिटिव आया है, इसीलिए हम लोगों ने अपनी पोजीशन को बाय किया हुआ है। स्टिल डाउन साइड मूव करती हुई मार्केट 1736.1512 के लेवल्स पे। थोड़े से करेक्शन दिखाती हुई। हम लोगों ने अपनी पोजीशन बाय की है क्योंकि मार्केट में अपसाइड न्यूज आती हुई दिखी है और देख सकते हैं मार्केट एक बार संभलती हुई थोड़ी सी अपसाइड मूव 1737.7273 के लेवल्स पे अपसाइड मूव लेती हुई देखने को मिल रही है। 1738 के लेवल्स ऑलमोस्ट टच करती हुई। $1737.5964 हमारी पोजीशन प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होती हुई देख सकते हैं। पूरी तरीके से अपसाइड मूव लेती हुई थोड़ा सा वेट करेंगे, अपने अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे। देख सकते हैं मार्केट एक बार अपसाइड रिबाउंड करती है 1738.24। हमारी पोजीशन काफी अच्छे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। थोड़ा सा वेट करेंगे और अपनी पोजीशन को क्लियर करेंगे अच्छे प्रॉफिट्स के साथ। 1738.4142 सही टाइम देख के हम लोग अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे। 1738.0304 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए।
और हम लोग यहाँ से अपनी पोजीशन को क्लियर कर लेंगे। हम लोगों ने अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। मार्केट में ज़्यादा रिस्क लेके इस टाइम खेलने लायक नहीं है, क्योंकि एक बार हो सकता है करेक्शन दिखाते हुए मिल जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़ एक बार अपसाइड मूव देती हुई दिखी है। तो हम लोगों ने अपनी पोजीशन 1737.52 पे बाय की थी। 1738.50 पे उसको सेल करके $196 के प्रॉफिट जनरेट किए। देख सकते हैं मार्केट जिस तरीके से कंसोलिडेशन में कह नहीं सकते हैं कि अभी भी अपसाइड मूव देती हुई दिखेगी या इसके बाद करेक्शन दिखाती हुई मिलेगी। थोड़ी देर प्राइसेस का मूव देखते हैं और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने डिस्कशन पॉइंट पे, लेकिन थोड़ी देर पहले प्राइसेस का मूव देखेंगे। तो देख सकते हैं गोल्ड हमारे 1738.6462 के लेवल्स पे मूव करते हुए फिलहाल। $1738.6263 थोड़े से अपसाइड मूव। वापस से एक बार अपसाइड रिबाउंड करती हुई 1738.8985 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए। अपसाइड रिबाउंड लेती हुई 1739.5253। जहां तक उम्मीद है एक बार 1740 के लेवल्स वापस से टच कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे कि उम्मीद थी 1740 के लेवल्स एक बार टच करते हुए 1740.6871 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए फिलहाल। और जिस तरीके से अपसाइड स्पाइक मारी है एक बार 1742 43 तक के लेवल्स पे देखने को मिल सकती है हमें मार्केट। और वहां से हम लोग एक और पोजीशन कैरी करने वाले हैं, इसीलिए थोड़ी देर मार्केट का मूव देखेंगे। इस कैंडल की क्लोजिंग तक का पूरा वेट करेंगे, देखते हैं कहाँ तक ही कैंडल हम लोग को देखने को मिलती है, किस प्राइस तक। $1741.73 अभी तक के अपने ड्रेग हाई पे चलती हुई मार्केट इस टाइम पे देखने को मिल रही है। $1740.81। $1740.4243 के लेवल्स। $1740.0102। वापस से थोड़ी सी करेक्शन 1740 के लेवल्स को टच करके वापस से आती मार्केट देखने को मिल रही है। $1740.8485 के लेवल्स। वापस से एक बार अपसाइड रिबाउंड करते हैं हम लोग इस कैंडल की पूरी तरीके से क्लोजिंग का वेट करेंगे, फिर ही कोई मूव लेंगे।
1741.46। ओके, 1742 तक के लेवल्स को टच करती हुई मार्केट देखने को मिल रही है। पूरी तरह से बुल ग्रीन कैंडल बनती है 1742 तक के लेवल्स को टच करते हुए मार्केट। छह मिनट बाद इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम है। पूरी तरीके से देखेंगे कैंडल किस प्राइस पे क्लोज होती है और वहां से कैसा मूव लिया जा सकता है। 1742.3041 के लेवल्स। 1742.0507। पूरी तरीके से अपसाइड रिबाउंड देती हुई मार्केट एक बार अपने हाईएस्ट को ब्रेक करती हुई दिख रही है। 1742.27, 1741.7866 के लेवल्स प्राइजेस करेक्शन के साथ। 1741.3929 के लेवल पूरी तरीके से स्टेबल होती मार्केट इस प्राइस पे अभी देखने को मिल रही है हमें। 42 के लेवल्स को ट्रेस करके वापस से करेक्ट होती हुई जिस तरीके से देखने को मिल रही है, यहाँ से शॉर्टिंग बन सकती है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से 4 मिनट का वेट कर रहे हैं। अभी कोई मूव नहीं लेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि मूव किस डायरेक्शन में है। 1741.4464 के लेवल प्राइजेस पूरी तरीके से अपसाइड रिबाउंड करते हुए। 1742.16 वापस से एक बार अपसाइड रिबाउंड लेती है जैसे कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करें, जैसे ही क्लोज होती हुई दिखेगी उसके बाद देखेंगे कि हम लोग कैसा मूव ले सकते हैं, क्योंकि ये सेशन जो है हमारा पूरी तरीके से मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट का मूव कैसा है।
1742.4147 पूरी तरीके से अपसाइड रेस करती हुई मार्केट। सेवनटीन फोर्टी टू, एक दूसरी कैंडल फॉर्मेशन 1742.3828 के लेवल्स पे मूव करते हुए और वापस से एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन दिखाते हुए 7:30 बजे का टाइम और पूरी तरीके से अपसाइड रेस करती हुई मार्केट। जहां तक उम्मीद है अब ये स्पाइक जो है 1745 तक लेके जा सकती है। देख सकते हैं 1744 के लेवल्स पूरी तरीके से मार्केट टच करती हुई 1745 के लिए रेडी होती हुई देखने को मिल रही है। 1744.18 और हम लोग यहाँ से अपनी पोजीशन को शॉर्ट करेंगे। हम लोगों ने अपनी एक पोजीशन शॉर्ट की बनाई हुई है इस लेवल से 1743.81। पूरी उम्मीद करें प्राइसेस में एक बार करेक्शन की। थोड़े से अपसाइड रिबाउंड, पूरी उम्मीद करें एक बार हम लोग को 1740 तक के टारगेट्स देखने को मिले। एक बार 1 मिनट कैंडल पे आ जाते हैं तो 1 मिनट कैंडल थोड़े से डाउन साइड रेट देते हुए 1743.1819 के लेवल्स पे एक शॉर्ट रेड कैंडल के साथ 1742.81 के रिजल्ट्स देती हुई देख सकते हैं थोड़ी सी करेक्शन 1742.4678 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए अभी भी करेक्शन होती हुई दिख रही है और हमारी पोजीशन बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में है। 15 मिनट कैंडल को देखेंगे तो शॉर्ट रेड कैंडल का मूवमेंट दिखाती है, थोड़े सा और करेक्शन देखने को मिला, हम लोग अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए दिखेंगे वहां से। देख सकते हैं हमारी पोजीशन बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में और हम लोग इस पोजीशन को भी यहाँ से क्लियर कर लेंगे। तो हम लोगों ने अपनी 2 पोजीशन क्लियर की है गाइस बहुत अच्छे प्रॉफिट्स के साथ। फर्स्ट पोजीशन हमारी जो थी 2 कॉन्ट्रैक्ट सेल की 1743.81 1742.55 पे वापस से बाय। दूसरी पोजीशन 1737.52 पे बाय थी 1738.50 पे सेल $196 के प्रॉफिट। काफी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करते हुए हम लोग दिखे हैं। 2 पोजीशन हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर ली है।
थोड़ी देर प्राइस का मूवमेंट देखेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, सो देख सकते हैं गोल्ड हमारा, हम लोगों ने सही टाइम पे पोजीशन अपनी क्लियर कर दी है प्रॉफिट्स के साथ, क्योंकि गोल्ड एक बार वापस से अपसाइड स्पाइक मारते हुए 1745 तक के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। 1744.5860 के लेवल्स पे। सेवनटीन 44.28। हम लोग देख रहे हैं पूरी तरीके से प्राइजेस का मूवमेंट, और देख रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से अपना मूव दिखाती हुई मिल रही है। इस टाइम पे कोई पोजीशन कैरी करने लायक नहीं है अब, क्योंकि ऑलरेडी जितनी पोजीशन कैरी करने लायक थी हम लोगों ने अपनी 2 पोजीशन कैरी कर ली है बिना किसी रिस्क के। और अब मार्केट में थोड़ा एंटर करना रिस्की हो सकता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा मार्केट का मूव देखेंगे और उसके बाद हम लोग अपने न्यूज़ सेक्शन पे आएंगे। 1745 के लेवल्स को टच करती हुई मार्केट एक बार अपसाइड जाती हुई दिख रही है। 1745।
देख सकते हैं पूरी तरीके से अपसाइड रेस करती है 1747 तक के लेवल्स बनाती हुई मार्केट हम लोग को एक बार देखने को मिली 1747.3824। पूरी तरीके से मार्केट अपसाइड रिबाउंड करती है 1748.6869 के लेवल्स पे मूव करती है। पूरी उम्मीद है कि एक बार 1750 तक के टारगेट्स अब दिखा सकती है। 50 के बाद वापस से हम लोग शॉर्ट बना सकते हैं एक बार अपनी पोजीशन। तो हम लोग वेट करें 1750 के लेवल्स का। सेवनटीन फोर्टी एट पॉइंट टू वन थ्री सिक्स 4647 के लेवल्स। 1748 तक के लेवल्स। चार मिनट बाद इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम है गाइस, और हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग कैसी होती है दिख रही है। देख सकते हैं मार्केट का मूव पता नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी स्कैल्पिंग करके सही जगह पे अच्छी ट्रेड्स लेते हुए देख रहे हैं। 1747 के लेवल्स वापस से। 48 का लेवल अभी तक क्रॉस होते हुए नहीं दिखा है, लेकिन हमारी पूरी उम्मीद है जिस तरीके से मार्केट मूव करती हुई दिख रही है 50 तक के टारगेट्स बनाती हुई दिख सकती है। वापस से 1748 के लेवल से वापस आते हुए सेवनटीन फोर्टी एट वापस से एक बार स्पाइक मारती है, आ जाते एक बार 1 मिनट कैंडल पे। देख सकते हैं 1 मिनट कैंडल की बात करें तो पूरी तरीके से कंसोलिडेट करती हुई हमारी उम्मीद है एक बार अपसाइड स्पाइक देती हुई 1750 के टारगेट्स बनाती हुई दिख सकती है। उम्मीद करें एक बार अपसाइड स्पाइक और 1750 के लेवल्स की।
1 मिनट बाद हमारी दूसरी 15 मिनट कैंडल की फॉर्मेशन का टाइम, और देखेंगे उसका मोमेंट कैसा है। $1747.4845 के लेवल। एक दूसरी कैंडल फॉर्मेशन 1748 के लेवल से शॉर्ट ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। पूरी उम्मीद करें एक बार 1750 के टारगेट्स बनाती हुई दिखे। अगर मार्केट 1750 के लेवल्स बनाती है तो हम लोग वहां से एक बार शॉर्ट पे बैठेंगे, अभी नहीं। 1750 का हम लोग वेट करेंगे क्योंकि 1750 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। $1747.2122 के लेवल्स बनती हुई प्राइसेस अभी भी वहीं पे मूव करते हुए दिख रहे हैं स्लाइटली। पूरी तरीके से हम लोग को कंसोलिडेशन होती हुई दिख रही है 1747 टू 48 के लेवल्स पे। यहाँ से कंसोलिडेट करते हुए एक बार अपसाइड राइज करते हुए दिखते हैं तो 50 तक के टारगेट्स की उम्मीद। सही लगेगा तभी हम लोग पोजीशन कैरी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने अपने सेशन में 2 पोजीशंस कैरी की थी और दोनों ही अच्छे प्रॉफिट्स के साथ क्लियर की हुई है। जस्ट डूइंग स्मॉल स्कैल्पिंग, हम लोगों ने न्यूज बेसिस पे भी उतना काम नहीं किया। न्यूज बेसिस पे हम लोगों ने एक ट्रेड क्लियर करके हटा दी और दूसरी ट्रेड हम लोगों ने स्कैल्पिंग के थ्रू ली है। एंड अभी हम लोग शॉर्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि स्टोकेस्टिक ने भी अभी तक मोमेंटम दिखाया नहीं है डाउन का, और इसके साथ ही हमारी उम्मीद है एक बार हो सकता है 50 के टारगेट्स टच कर ले जाए। तो 50 के टारगेट से अगर दिखते तो हम लोग वहां से शॉर्ट करते। अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट का मूव इस टाइम कुछ कह नहीं सकते हम लोग, क्योंकि पूरा दिन हम लोग को डाउन होते हुए दिखा, तो इस टाइम थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिख सकती है। जब तक कि मूव देखने को मिलता है हम लोग आ जाते हैं अपने न्यूज सेक्शन पे, एक बार डिस्कस ही कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं फॉरेक्स फैक्ट्री डेटा। तो फॉरेक्स फैक्ट्री डेटा की बात करें तो हम लोग को आज जितने डेटा देखने को मिले, ओके 7:30 बजे से हम लोग की, ओके दैट वाज द रीजन कि गोल्ड एक बार वापस से ऊपर आते हुए दिखा है। फेड चेयर पर्ल टेस्टिफाइज, इसको हम लोग एक बार देखते हैं। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम लोग मिस करते हुए चल रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हम लोग से भी मिस नहीं हुई है। इसकी वजह से ही गोल्ड एक बार अपसाइड वापस से इतना अच्छा मूव देते हुए दिख रहा है। डिस्कस करेंगे इस न्यूज़ को लाइव हम लोग चलाते हुए। Stronger than those of other wealthy nations. One key factor for our overperformance is the policy choices that Congress has made over the past 18 months. Those choices include the passage of the CARES Act, the Consolidated Appropriations Act, and the American Rescue Plan. Treasury, as you know, was tasked with administering a large portion of the relief dollars in those bills. And when we last met, our department was busy standing up programs to help individual families, state governments, and organizations of every size in between. While we still have much more work to do, we have made significant progress, and I wanted to give you an update. Let's start with families. In July, our department started sending the monthly expanded child tax credit payments to the families of nearly 60 million children across the country. To date, $46 billion in payments have been made, and we're already seeing the impact. Analysis by the Census Bureau found that after the first payments in July, food insecurity among families with children dropped 24%.
As for state, local, tribal, and territorial governments, COVID-19 decimated their budgets. There were mass layoffs, and to end the health and economic emergencies, we knew that communities would need funding to hire educators to bring kids back to school, for example, or frontline workers to administer the vaccine. The American Rescue Plan included $350 billion to that end, and those dollars are indeed helping the machinery of local governments get up and running. States and localities can rely on relief money that's available instead of resorting to painful budget cuts. Congress rightly designed the state and local program with flexibility in mind. I think many of us knew the recovery could run up against some unforeseen challenges, and we wanted communities to be able to devote resources where and when they saw fit. I want to note that this flexibility is paying off now, especially with the spread of the Delta variant. Harris County, Texas, for instance, has used this funding to boost its immunization rate, offering $100 to each person who gets their first vaccine dose. For the relief dollars not yet out the door, Treasury is doing everything it can to expedite their delivery. The Emergency Rental Assistance Program is one example. Prior to the pandemic, there was essentially no national infrastructure to get money from government coffers to renters and landlords. Building that infrastructure has been a massive undertaking for states, localities, and tribes. The program is scaling up quickly, with 1.4 million payments made to help struggling renters keep a roof over their heads. Still, too much of the money remains bottlenecked at the state and local levels. That's why our Treasury team has worked to eliminate every piece of red tape possible in order to ensure more payments can get to renters and landlords. But states and localities must also work to remove barriers that can speed up distribution of rental assistance funds. I'll end my remarks there, except to say this. It is imperative that Congress address the debt limit. If not, our current estimate is that Treasury will likely exhaust its extraordinary measures by October 18th. At that point, we expect Treasury would be left with very limited resources that would be depleted quickly. America would default for the first time in history. The full faith and credit of the United States would be impaired, and our country would likely face a financial crisis and economic recession as a result. We must address this issue to honor commitments made by this and prior Congresses, including those made to address the health and economic impact of the pandemic. It's necessary to avert a catastrophic event for our economy. Representatives, the debt ceiling has been raised or suspended 78 times since 1960, almost always on a bipartisan basis. My hope is that we can work together to do so again and to build a stronger American economy for future generations. Thank you, and I'm pleased to take your questions. Thank you, Secretary Yellen. Chair Powell, you are now recognized for 5 minutes to present your testimony. Thank you, Chairwoman Waters, Ranking Member McHenry, and other members of the committee for the opportunity to discuss the measures we have taken to address the hardship wrought by the pandemic. Since we last met, the economy has continued to strengthen. Real GDP rose at a robust pace in the first half of the year, and growth is widely expected to continue at a strong pace in the second half. The sectors most adversely affected by the pandemic have improved in recent months, but the rise in COVID-19 cases has slowed the recovery. Household spending rose at an especially rapid pace over the first half of the year, but flattened out in July and August as spending softened in COVID-sensitive sectors. Additionally, in some industries, near-term supply constraints are restraining activity. As with overall economic activity, conditions in the labor market have continued to improve. Demand for labor is very strong,
and job gains averaged 750,000 per month over the past 3 months. In August, however, gains slowed markedly, with the slowdown concentrated in sectors most sensitive to the pandemic. The unemployment rate was 5.2% in August, and this figure understates the shortfall in employment, particularly as participation in the labor market has not moved up from the low rates that have prevailed for most of the past year. Factors related to the pandemic appear to be weighing on employment growth. These factors should diminish with progress on containing the virus. The economic downturn has not fallen equally on all Americans, and those least able to shoulder the burden have been the hardest hit. In particular, despite progress, joblessness continues to fall disproportionately on lower wage workers in the service sector and on African Americans and Hispanics. Inflation is elevated and will likely remain so in coming months before moderating. As the economy continues to reopen, we are seeing upward pressure on prices, particularly due to supply bottlenecks in some sectors. These effects have been larger and longer lasting than anticipated, but they will abate, and as they do, inflation is expected to drop back toward our longer-run 2% goal. The process of reopening the economy is unprecedented. As it continues, bottlenecks, hiring difficulties, and other constraints could again prove to be greater and more enduring than anticipated, posing upside risks to inflation. If sustained higher inflation were to become a serious concern, we would certainly respond and use our tools to ensure levels that are consistent with our goal. The path of the economy continues to depend on the course of the virus, and risks to the outlook remain. The Delta variant has led to a surge in cases, causing human suffering and slowing the recovery. Continued progress on vaccinations would support a return to more normal economic conditions. The Fed's policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices, along with our responsibilities to promote the stability of the financial system. In response to the crisis, we took broad and forceful measures to support the flow of credit and to promote the stability of the financial system. Our actions taken together helped unlock more than $2 trillion of funding to support businesses large and small, nonprofits, and state and local governments between April and December of 2020. This helped keep organizations from shuttering and put employers in a better position to keep workers on and to hire them back as the recovery continues. These programs have served as a backstop to key credit markets and helped to restore the flow of credit from private lenders. We have deployed them to an unprecedented extent. Our emergency lending tools require the approval of the Treasury and are available only in unusual and exigent circumstances, such as those brought on by this crisis. Many of these programs were supported by CARES Act funding. Those facilities provided essential support through a very difficult year and are now closed. The Fed completed its sales of assets from the secondary market corporate credit facility on August 31. We were able to wind down the facility rapidly and efficiently with no adverse impact on credit conditions. We also recently closed the PPPLF to new lending and are managing the pay down of assets in our other CARES Act facilities as they wind down. We continue to analyze their efficacy and to review the lessons learned. The Fed's actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We will do all we can to support the economy for as long as it takes. Thank you. I look forward to your questions. Thank you very much, Chair Powell. I now recognize myself for 5 minutes for questions. Secretary Yellen, your department reports that as of August 21, $7.7 billion in emergency rental assistance had been allocated to households, assisting approximately 2 million renters. Although spending has increased over the past several months, I think we're all concerned that the pace of delivery of this critical assistance is not happening quickly enough. Can you talk about the challenges you have faced after taking oversight of ERA-1 from the Trump administration? What do you believe are the most significant improvements to the program guidance you have made?
And what impact have you seen? Well, thank you for that question. This is a critically important program that Treasury has been very focused on expediting the delivery of these rental assistance funds to those who need it. As I mentioned in my opening statement, getting these funds out has involved creating a national infrastructure where none existed before. And that's been a very difficult and slow process. Treasury has done everything possible to facilitate getting these programs up and running around the country. In particular, we've tried to give states and localities flexibility to administer the program in ways that are appropriate for different communities, to reduce the paperwork requirements while also making sure that we have accountability and transparency. We've provided technical assistance and working to provide more technical assistance. And I do think we're seeing a payoff. As I mentioned, we've had 1.4 million renters helped by this assistance, and the pace at which it's flowing out is increasing. Also, I would note that the Act requires Treasury to begin to reallocate funds on September 30th from those localities that either are not effective in getting assistance out or have less need for the funds, and to reallocate them to those that are more effective and have demonstrated need. Well, thank you very much. And I want to thank you and your team for working with me on HR 5196, the Expediting Assistance to Renters and Landlords Act, which would make it easier for both renters and landlords to apply for assistance and provide for the deeper involvement of Treasury to support grantees to get the funds out the door. Are there particular provisions that you think would aid Treasury's efforts to make the rental assistance program more successful? You've given us quite a bit of information about what you've been involved with. Is there anything else you'd like to share? Well, Chairwoman Waters, we're very supportive of your efforts to try to put in effect changes that would expedite the delivery and effectiveness of this program, and we look forward to continuing to work with you. I think we've offered substantial technical assistance and absolutely want to work with you to make sure this program is as effective as possible. Thank you very much. The gentleman from North Carolina, Mr. McHenry, who is the ranking member of the committee, is now recognized for 5 minutes. Well, thank you. Chairman Powell, I know it's the policy of the Federal Reserve to not comment on fiscal policy, but fiscal policy does impact the Fed's economic projection. So जिस तरीके से मार्केट में न्यूज़ का मूव देखने को मिल रहा है, हम लोग एक बार MT4 टर्मिनल पे आ जाते हैं तो गोल्ड देख सकते हैं पूरी तरीके से अपसाइड राइज करते हुए पूरे लेवल्स को ब्रेक करते हुए दिख रहा है। 1750 के भी लेवल को ब्रेक करते हुए 1754 तक के टारगेट सभी बनाते हुए फिलहाल, इसीलिए हमारी न्यूज़ और स्पीक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिसपे जब हम लोग को ऐसे डेटास देखने को मिलते हैं, ऐसी न्यूज़, तब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को सारे सपोर्ट, सारे ब्रेक्स एक बार सारे सपोर्ट, सारे और सारे रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए दिखते हैं। $1753.57 के लेवल्स बनते हुए जिस तरीके से स्पीक्स में चेंजेस आते हुए दिखेंगे, उस तरीके से हम लोग का गोल्ड मूव करते हुए दिखेगा।
1753, 1754 की रेंज में प्राइसेस मूव करते हुए। वापस से एक बार अब साइड स्पाइक मारता हुआ दिख रहा है, यानी कि अभी भी गोल्ड में हम लोग को तेजी ही देखने को मिल रही है। 1722 तक का लो बनाते हुए वापस से 1753, 54 तक के लेवल्स बनाते हुए दिख रहा है अभी गोल्ड। तो आ जाते हैं हम लोग एक बार अपने स्पीच पे वापस से। Does it not? Yes, it does. We make assumptions about fiscal policy, and then once it's enacted, we would put that into our models. Okay, but your public models are a statement about current law rather than proposed policy. Is that largely correct? Well, when we don't really publish a forecast as the Federal Reserve, individual participants publish their forecasts in the Summary of Economic Projections, but that would include their personal assessments of likely fiscal actions. Okay. So about these fiscal actions, Secretary Yellen, I said this in my opening statement, and I'll say this to both of you again. I am grateful as an American that you both are in the seats that you're in right now, because we're in a special circumstance here in the fall of this year. It was a foreseeable, slow-moving disaster, but here we are. But your credibility of your relative agencies and the credibility of you two individuals is of substance right now and very important to us as an American government. So, Secretary Yellen, you said in July, right before the debt limit was reinstated, the CBO said Treasury would probably run out of cash sometime in the first quarter of next year, or the fiscal year, most likely in October or November. Secretary Yellen, you began exercising Treasury's authority to take extraordinary measures to prevent a default back in August. Is that correct? Yes, the debt limit, this suspension expired on August 1st, and we began using extraordinary measures to remain under the debt ceiling. But those extraordinary measures are just a Band-Aid for a period of time, right? Well, as I indicated, we expect them to be exhausted on October 18th. Okay. And it would be a disaster if we did not. It would be a catastrophe if Congress failed to raise the debt ceiling. So here's the deal for Republicans. Democrats control the House and the Senate and the White House. And since January 20th, the approach of this Congress is that they do not need Republican votes to do anything. That's been the approach. And now they want the political cover in the midst of this massive amount of new spending to have Republicans raise the debt ceiling. That's really the request. So here's my question to you, Secretary Yellen. For the seat you sit in, do you care whether or not the debt limit is raised with Republican votes, or do you just care if it's raised? I think it's important that this be done on a bipartisan basis. I think it should be bipartisan in recognition of the fact that both Republican administrations and Congresses and Democratic ones have run budget deficits for most of the post-war period, with only a few years serving as an exception. And that requires, on a regular basis, raising the debt ceiling. It is not about, the need to do so has nothing to do with future spending or tax plans that haven't been enacted. So in this circumstance, necessary to pay our bills. I understand, and Secretary Yellen. That's something that Republicans and Democrats need to share that responsibility. Secretary Yellen, as I said to you on the phone last week, I've been a part of every single debt ceiling increase for the last decade, every fiscal consequence of Congress, and some of them have been very bad, but I've tried to make things better. I've been a part of the solution for the last decade. And the call that I received from you last week was the first outreach I've had from this administration to do something on a bipartisan basis. And you called me to raise the debt ceiling. Not with a plan, not for a fiscal plan, not for my buy-in, but simply for my vote. And that, to me, speaks volumes. Now, I'm grateful for the outreach from you, but it speaks to the larger issue for the administration. And I don't envy the position you're in. I don't.
because the bad strategy from this White House and the leadership of this House and the Senate is showing that they don't want Republican votes. We did bipartisan bills last Congress, and in the midst of COVID, bipartisan bills, major bipartisan bills. We can work together in a responsible manner, but to ask for my vote the week before it comes up in a House is it's not in keeping with the realities of the situation. Well, we have the tools, we have the votes to get this thing done through Congress. It's just a question of who votes for it. I would like to point out that in 2017, when the White House and both houses of Congress were controlled by Republicans and a देख लेते हैं अभी गोल्ड का मूव किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो गोल्ड एक बार 1754 के लेवल से 51 के लेवल्स पे थोड़ा सा करेक्शन के साथ देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं अपने फॉरेक्स फैक्ट्री डेटा पे एक बार। सो फॉरेक्स फैक्ट्री में डेटा में देख सकते हैं अभी फेड चेयर पावेल जस्टिफायर्स चल रहा है और इसके साथ ही 8 बजे हम लोग को एक और डेटा देखने को मिला था जो कि नेचुरल गैस स्टोरेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर भी एक बार इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं हम लोग कि इसका रिजल्ट कैसा देखने को मिला। तो देख सकते हैं नेचुरल गैस स्टोरेज की बात करते हैं तो नेचुरल गैस स्टोरेज हमारा एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी और एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट है, यानी कि हमारी बेड करेंसी के लिए और गोल्ड के लिए अच्छा होते हुए, और गोल्ड हम लोग को एक बार अपसाइड राइज करते हुए दिखा है इंस्टेड। 8:30 बजे से हम लोग को एफओएमसी मेंबर बोस्टिक स्पीक देखने को मिलने वाला है और 10 बजे हम लोग को एफओएमसी मेंबर इवान स्पीक देखने को मिलने वाला है। कल की बात कर ले तो कल हम लोग को शाम में 6 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिलने वाला है, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ टू मंथ, और इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस 0.53% एक्सपेक्टेशन 0.2% की एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट हमारी करेंसी के लिए अच्छा होगा। और इसके साथ ही हम लोग के पास बहुत इंपॉर्टेंट देखा जो कि शाम को 7:30 बजे है। 7:30 बजे जो हमारे पास डेटा है, 2 डेटा है, बहुत सारे डेटा है, लेकिन हम लोग जो डिपेंड करेंगे वो करेंगे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पे। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट करेंसी के लिए बहुत अच्छा होगा, प्रीवियस 59.9 एक्सपेक्टेड 59.6। देखेंगे रिजल्ट किस डायरेक्शन में आते हुए दिखते हैं। कल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाज है। फिलहाल FD4 पे आएंगे तो 1752 के लेवल्स पे मूव करते हुए 3 मिनट बाद इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम है। देखेंगे नेक्स्ट कैंडल कैसी मूव होती हुई दिखती है। सेवनटीन 52.87 1753 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए। सेवनटीन 53.43 के लेवल्स पे मूव करते हुए प्राइसेस। दो मिनट बाद इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग देखते हैं किस डायरेक्शन में होती है। 1753.94 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए।
1754 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए पूरी तरीके से वापस से अपसाइड मूव दिखाते हुए। एक दूसरी कैंडल फॉर्मेशन और ये भी पूरी तरीके से अपसाइड राइज करती है 1755 के लेवल्स पे। मार्केट ने सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और 1755 तक के लेवल्स दिखाते हुए मिल रही है इस टाइम पे। 1755 अनदर बिग हर्डल। थोड़ी सी करेक्शन 1754.37 वापस आ जाते हैं अपने डिस्कशन पॉइंट पे एक बार, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। Reconciliation bill was in progress that led to the 2017 tax cuts. The debt ceiling was raised, and it was done in a bipartisan In basis. 11 and 13, I voted for a bill that President Obama signed. So I'm willing to participate in a bipartisan way. The gentleman's It's just a time question of has who votes for expired. it in the circumstances of $7 trillion of new spending this year. The gentleman from New York, Mr. Meeks, who is also the chair of the House Committee on Foreign Affairs, is now recognized for 5 minutes. Thank you, Madam Chair. And I got to just say initially, I'm kind of shocked at the ranking member, McHenry, saying that because he wasn't asked for a vote, something is going to determine whether or not American people, Democrats and Republicans, will suffer if we don't raise this debt ceiling. And I've been here for 22 years between whether it's Democratic or Republican administrations. And each time when it came to the credit of the United States in our economy, it didn't make a difference to me whether or not the administration was Democratic or Republican, or whether or not someone called me to ask me for my vote. I'm here to try to do the best thing for the American people, not play politics. And when it comes to the credit for the United States and the economy moving on, it's not about who's the president or who called and asked me for a vote. It's about doing the right thing for the American people, Democrats and Republicans, and moving up this debt to making sure that we don't default on our debts is essential to that. And it's essential to our responsibility as members of Congress, and not to say, oh, nobody called me for a vote. That's simply not our responsibility. Now, Madam Secretary, there are consequences if we don't pass and increase the debt ceiling. I mean, like the increase in the cost of borrowing for a home or a car or through one's credit cards, of which folks will say on the other side, I don't have to deal with that, but then it's going to be, play politics with it. So I was wondering, as we are recovering from this economy, what setbacks will a default on debt cost American households, be they Democratic, Republican, independent, non-voters? What cost would it cost us? Well, I think it would be catastrophic for the economy and for individual families. Nearly 50 million seniors could stop receiving Social Security payments or see them delayed. Our troops would not know when they would get their next paycheck. We have 30 million families who rely on the monthly child tax credit, and they would not receive that relief, at least on time. And as we saw in 2011, when the debt ceiling was raised at the absolute last minute, and investor and consumer confidence was shaken in the run-up. We saw a marked increase in interest rates, a marked drop in the stock market, and when U.S. interest rates go up and the
credit rating of the United States was downgraded. That means higher interest payments for everyone who has a loan, whether it's a small business, a homeowner with a mortgage, a credit card payment. Anyone who borrows would see higher interest costs of their debt. We must raise the debt ceiling for the benefit of the American people. I don't care what party they're from. Let me go to Chairman Powell. Now, the Fed is rightfully focused on controlling inflation while boosting employment with the aim of guiding our economy back to its pre-pandemic normal. And at the European Central Forum, you mentioned that it's urgent for the Fed to resolve the tension between these two policy goals, since taming prices by raising interest rates would weaken our labor market. As the Fed considers its monetary policy, how will you manage the trade-offs between controlling prices and ensuring full employment? And how do you plan to resolve the tension between the two that you spoke on Wednesday? That's the very difficult situation we find ourselves in. Almost all of the time, inflation is low when unemployment is high, and so interest rates work on both problems now. So right now we're far away from, we think, away from full employment. So that gives us an incentive to keep accommodative policy strong, to keep accommodative policy in place. Inflation is well above target, and we have an expectation that high inflation will abate because we think the factors that are causing it are temporary and tied to the pandemic and the reopening of the economy. And what we say is we just have to balance the two. But I would say our expectation is that inflation will come down, and we won't ultimately. ओके सो यहाँ पे जेरोम पवेल कहते हुए दिख रहा है कि इन्फ्लेशन में कम डाउन, यानी कि अगर इन्फ्लेशन कम होते हुए दिखता है तो गोल्ड हमारा राइज करते हुए दिख सकता है, और गोल्ड देख सकते हैं अपना अगेन दूसरा रेजिस्टेंस जो कि 1755 को ब्रेक करते हुए अभी तक का हाई जो बनाते हुए दिखा है 1758.25 का बनाते हुए दिखा है. देख सकते हैं एक एक स्टेटमेंट से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल रही है, बट जैसे ही स्टेटमेंट देखने को मिल रही है तुरंत मूवमेंट हम लोग को खत्म होते हुए दिख रहा है. दैट्स वाई हम लोग कोई पोजीशन कैरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस न्यूज़ की बेसिस पे जज कर रहे हैं कि आगे का मूवमेंट कैसा होगा. देख सकते हैं इस टाइम पे हम लोग को जो न्यूज़ आते हुए दिखी, इन्फ्लेशन थोड़ा सा घट सकता है इस टाइम पे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और हमारा गोल्ड जो है कंट्राडिक्ट करते हुए दिखते हैं, यानी कि दोनों सेम मूवमेंट नहीं दिखाते हैं. तो जैसे ही अभी हम लोग को ये स्पीच आते हुए देखी कि इन्फ्लेशन वुड कम डाउन, गोल्ड वापस से अपना सेकंड रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए दिखा है और अभी 1756.07 के लेवल्स पे मूव करते हुए देखने को मिल रहा है. 1755.97, 1756 के लेवल्स. देख सकते हैं वापस से एक बार तेजी, शॉर्टिंग कहीं से नहीं बन रही है क्योंकि मार्केट पे सारी न्यूज़ हमारे गोल्ड के लिए पॉजिटिव आती हुई दिख रही है इस टाइम पे, और लगातार मार्केट ने 30 से 40 पॉइंट्स की तेजी कर ली है अपने लो से आज के दिन में. और एक बार वनडे कैंडल का मूव देखते हैं तो वनडे कैंडल एक बहुत ही बिग बुल ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी है, जो कि 1722 पे लो बनाते हुए 1758 तक का हाई बनाती हुई दिखी है, यानी कि पूरे के पूरे 30 से 40 पॉइंट्स का वेरिएशन दिखाती हुई. 15 मिनट कैंडल स्टिल अप 1756.7273. हम लोगों ने इस सेशन में पूरी तरीके से अपने डेटा को एनालाइज किया है, अपनी पोजीशन को कैरी किया है, साथ ही हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्पीचेस मूव कर रही हैं और स्पीच के हिसाब से हमारा गोल्ड मूव करते हुए दिख रहा है. सो वापस से हम लोग स्पीच पाएंगे क्योंकि दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीच, द रेड कलर सिग्नेचर डेटा. सो आ जाते हैं एक बार अपने स्पीच पे वापस से. Face that difficult trade-off of having the two goals in tension. Thank you. The gentlewoman from Missouri, Mrs. Wagner, is now recognized for 5 minutes. I thank you, Madam Chairwoman. And Secretary Yellen, thank you for finally taking the time to appear before this committee. I know that the ranking member has formally requested your presence at least twice within the last few months with no response. Last week, Treasury released the latest data on its emergency rental assistance programs. As you know, $46 billion was made available
to supposedly help COVID-impacted low-income families pay off their back rent and to help make mom and pop property owners whole in Missouri's 2nd Congressional District and beyond. After more than 9 months and an entire summer of Republicans pushing Treasury, your own data still shows more than 83% of your funds remain unspent, while millions of renters and property owners remain stuck in limbo. It certainly doesn't sound, ma'am, like it has been in your words, expedited program. Now, I have a series of yes and no questions. And because my time is limited, I would appreciate and will insist upon a simple yes or no, ma'am. First, Madam Secretary, do you consider Treasury's Emergency Rental Assistance Program to be a success? Yes or no? Yes. Amazing. Are you aware that in December of 2020, when Congress appropriated the first $25 billion for Emergency Rental Assistance Program, funds were to be used by December of 2021? Yes or no? Yes. Do you know why Congress set that initial deadline? Make sure that funds get to those who Right. are in need. To get it out the door to renters and landlords ASAP. Madam Secretary, are you aware that just this past March, Democrats extended the time frame for Emergency Rental Assistance Program to the years 2022 and, are you ready for this, 2025 for the two respective programs? Yes or no? Yes, there's significant need and it will continue. In and I think that was 2025, appropriate. ma'am, I continue. Does extending the program's deadline incentivize grantees to get funds out by extending this? Does it incentivize grantees to get funds out the door? Yes or no? We're doing everything we can, and the states and Well, localities it's not fast are enough. to get it out the door. As I indicated in my opening statement, in response to a previous question, the infrastructure to do this had to be built, and the pace at which There was money is plenty of getting out time the for door the is infrastructure to be increasing. set. Our Fed programs, our PPP programs, all of those expeditiously got money to people who needed them. This is a complete and abject failure. I'm sorry, Secretary this Yellen, was- I want to read a quote to you from a Treasury official to journalists on September 24th, and I quote, "To simply take the amount of money that has gone out in the first 5 or 6 months and then compare that to what was allocated for 4 or 5 years is just a meaningless number." Meaningless number. Secretary Yellen, is getting money out the door as soon as possible a meaningless gauge, particularly when we are talking about a pandemic-related eviction crisis, yes or no? Our objective is to get the money out. Well, it the door, hasn't as gotten I- out the door. I'm 83% of it is still sitting I'm sorry, in the Treasury coffers. 1.4 million. Ma'am, because my constituents in St. Louis and I do not find it meaningless when we are talking about emergency assistance meant to keep individuals and families. देख सकते हैं वापस से एक बार अपसाइड रेस करते हुए जिस तरीके से मार्केट सेवनटीन 57 58 के लेवल्स पे। तो हम लोगों ने आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की न्यूज़ के बेसिस पे। हम लोगों ने अपनी ट्रेड भी एग्जीक्यूट की और इसके साथ ही हम लोग लाइव स्पीच भी देख रहे थे जेरोम पवेल का। तो हम लोग आज का ये वाला सेशन अभी एंड करेंगे और बाद में अपने न्यूज़ सेक्शन को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। सेशन को एंड करने के लिए काइंडली प्रेस 30 इन द चैट बॉक्स।
तो हम लोग अभी का सेशन एंड कर रहे हैं और बाकी 10 मिनट बाद दूसरे सेशन में मिलेंगे और अपनी नई न्यूज़ के एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कंसंट्रेटिंग।